पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि आर्यध्वज हॉल में होने वाली नीलामी शुरू हो चुकी थी और पहली नीलामी आर्यन द्वारा कुछ हजार में बेची गई हीलिंग पिल्स की थी, जिनकी सबसे अधिक बोली प्रजापति संप्रदाय ने 10 लाख सोने के सिक्के लगाई थी। अब आगे प्रजापति संप्रदाय में कई काबिल हकीम थे और उनकी बनाई पिल्स पूरे फायर ग्लास राजवंश में सबसे शक्तिशाली और असरदार थी। इसके अलावा इस तरह की हीलिंग पिल्स का सबसे बड़ा उपयोग युवा योद्धाओं की शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इस तरह की हील पिल के साथ यह एक अतिरिक्त सुरक्षात्मक तालिस्मानी कागज रखने के बराबर था। बेशक प्रजापति परिवार निश्चित रूप से सुप्रीम ग्रेड हील पिल का अध्ययन करने का यह अवसर नहीं जाने देगा। अंत में सभी 9 हीलिंग पिल्स को प्रजापति परिवार द्वारा 13 लाख सोने के सिक्कों में खरीद लिया गया था। फायर ग्लास राजवंश के इतिहास में यह पहली बार था कि 9 हील पिल्स को 13 लाख की आसमान छूती कीमत पर नीलाम किया गया था। इसके बाद दूसरी वस्तु की नीलामी की जाती है। आध्यात्मिक शून्य अंगूठी। यह एक रहस्यमय उल्कापिंड से बना एक अंतरिक्ष वलय है। इसके अंदर 100 वर्ग मीटर का स्पेस फैला हुआ है। इसकी शुरुआती बोली है 1 लाख सोने के सिक्के। जिस वक्त महाजन ने बोलना खत्म किया, पूरे नीलामी घर में सन्नाटा छा गया और दर्शक मौन थे। यह सिर्फ एक स्पेस रिंग थी, लेकिन यह थोड़ी बड़ी थी, इसलिए इसने बोली लगाने के लिए बहुत से लोगों को आकर्षित नहीं किया। आर्यन चिल्लाया, 1,50,000। उसे अपनी वस्तुओं को रखने के लिए एक अपेक्षाकृत बड़ी स्पेस रिंग की आवश्यकता थी। हालांकि वो सिस्टम स्पेस में भी अपने सामान को रख सकता था, लेकिन सिस्टम स्पेस में सामान रखने के लिए उसको 100 EXP पॉइंट्स खर्च करने पड़ते थे। स्पेस रिंग को कोई नहीं खरीदना चाहता था, इसलिए किसी ने बोली नहीं लगाई। अंत में महाजन द्वारा हथौड़ा पटकते ही स्पेस रिंग आर्यन की हो चुकी थी। तीसरी नीलामी में है रैंक 6 की स्वॉर्ड तकनीक। इसकी शुरुआती बोली है 5 लाख सोने के सिक्के, 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख। 10 लाख की कीमत सुन सभी चुप हो गए और अंत में 10 लाख की बोली लगाने वाला आदमी नीलामी का तीसरा आइटम जीत गया। चौथा आइटम है विंड शैडो स्टेप तकनीक। इस तकनीक की कोई जांच नहीं की गई है, इसलिए हम इसकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसकी शुरुआती बोली है 10,000 सोने के सिक्के। तकनीक की जांच नहीं की गई से उसका मतलब था कि आर्यध्वज हॉल को इस तकनीक के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो किस ग्रेड की है और किस लेवल की, या फिर असली भी है या नहीं। उन्हें कुछ नहीं पता था। इस तकनीक को खरीदना जुआ खेलने के बराबर था। यह एक हाई ग्रेड की तकनीक भी हो सकती थी और एक लो ग्रेड भी। 30,000, 50,000, 1 लाख। हालांकि इसका मूल्यांकन नहीं किया गया था, फिर भी बहुत से लोग बोली लगा रहे थे और कीमत बढ़ती गई। आर्यन ने सिस्टम की मदद से विंड शैडो स्टेप को देखा। तकनीक विंड शैडो स्टेप। ग्रेडा हेवन स्टेज लेवल 1। ट्रयू एनर्जी प्रति सेकंड 10 ट्रयू एनर्जी का उपभोग। विवरण। इस तकनीक को सक्रिय करते ही एक इंसान हवा की गति से भाग सकता है, तूफानों और आंधियों को टक्कर दे सकता है। आर्यन विंड शैडो स्टेप तकनीक की विशेषताओं को देख दंग था। वो अपने दिल में चुपके से उत्साहित था। फिर उसने बोली लगाई और कहा, 10 लाख सोने के सिक्के। आर्यन को देखने के लिए कई लोगों ने अपना सिर घुमाया। क्या यह लड़का मूर्ख है जो एक बेकार की तकनीक के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, जिसकी अभी तक जांच भी नहीं की गई है? वो निश्चित रूप से दिमाग से लाचार है। हाँ, 10 लाख सोने के सिक्के एक तकनीक खरीदने के लिए जिसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। हाँ, बहुत खूब। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। 10 लाख की कीमत कम नहीं थी, यहाँ तक कि महाजन भी थोड़ा हैरान था। यह देखकर कि यह आर्यन था, उसकी भौहें फड़क उठी, जो यह इशारा कर रही थी कि उसे इसे नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई बोली नहीं लगा रहा था, महाजन ने हथौड़ा खटखटाया। 10 लाख सौदा। आर्यन मन ही मन बहुत उत्साहित था। इन बेवकूफों को क्या पता कि इसकी कीमत क्या है और यह लोग मुझ पर हंस रहे हैं।
अगर इन्हें पता चला कि यह एक हेवन स्टेज की तकनीक है तो यह लोग पागल हो जाएंगे। कौन जानता होगा कि विंड शैडो स्टेप एक प्रथम श्रेणी की हेवन स्टेज तकनीक थी। इसके बाद कई और आइटम की नीलामी हुई और उन सभी को अच्छी कीमत मिली, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुलीन वर्ग के लोगों का ध्यान नहीं खींचा। इसके बाद एक और आइटम मंच पर लाया गया। 9वां आइटम है थंडर ड्रैगन मंदिर खजाने का नक्शा। यह अमर थंडर ड्रैगन मंदिर खजाने का नक्शे हैं जिसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत है 50,000 सोने के सिक्के हैं। आर्यध्वज हॉल ने पहले ही इसकी पुष्टि कर ली थी। उन्होंने अपने कई लोगों को नक्शे पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उस खजाने को खोजने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। इसके अलावा खजाना तो छोड़ो, वहां उन्हें कोई थंडर ड्रैगन मंदिर जैसी जगह भी नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने अंत में इसे नीलाम करने का फैसला किया। थंडर ड्रैगन मंदिर, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। यह एक और बेकार चीज है, इसे फेंक दो, हमें नहीं चाहिए। 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख। इस नक्शे को लेकर नीलामी में मौजूद लोगों में ज्यादा उत्साह नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस पर दाव लगा रहे थे, शायद इस उम्मीद में कि यदि वो लोग दाव जीते तो उन्हें एक बहुत बड़ा खजाना मिल सकता था। आर्यन के पास स्वर्ण कार्ड में 12 लाख सोने के सिक्कों के बराबर रकम थी। विंड शैडो स्टेप तकनीक खरीदने के बाद अब उसके पास केवल 2 लाख सोने के सिक्के बचे थे। उसने नक्शे को देखा और सोचा, पैसा मेरी कौन सी जेब से जाने वाला है, अगर पैसे की कमी पड़ी तो मैं इस स्वर्ण कार्ड को ही बेच दूंगा। 5 लाख सोने के सिक्के। तुरंत पूरा नीलामी हॉल शांत हो गया, बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। उन सभी ने एक बार फिर से मुड़कर आर्यन को देखा। उनकी नजरों में यह लड़का पहले से ही एक मूर्ख था। इसके बाद उस बेकार नक्शे के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई और वो नक्शा आर्यन का हो चुका था। नक्शे की नीलामी के बाद 10वें आइटम को मंच पर लाया गया। आर्यन ने एक कप पानी पिया और अपना गला साफ किया। उसकी अभिव्यक्ति भी उत्साहित हो गई थी, क्योंकि महाजन ने कहा, 10वां आइटम है सफेद दांतेदार बाघ का तालिस्मानी कागज। इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्रत्येक हिस्से में 4 तालिस्मानी कागज हैं और इनकी शुरुआती कीमत है 3 लाख सोने के सिक्के। लेकिन नीलामी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह तालिस्मानी कागज एक दिव्य तालिस्मान मास्टर द्वारा बनाए गए हैं। यह एक लेवल 5 के सफेद दांतेदार बाघ को छोड़ सकते हैं, जो पलक झपकते ही एक युद्ध मास्टर रैंक के योद्धा को मार सकता है। उसी समय महाजन ने एक तालिस्मानी कागज उठाया, त्रयु एनर्जी को सक्रिय किया और अचानक उसे हवा में छोड़ दिया। जा रो, एक खतरनाक सफेद दांतेदार बाघ चिंगाड़ते हुए तालिस्मानी कागज से बाहर निकला और गर्जना की। उसकी खतरनाक घनी आभा पूरे नीलामी हॉल के कोने कोने में फैल गई थी। पूरे नीलामी हॉल में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए अचानक महाजन की आवाज सुनाई दी, चलो दोस्तों, बोली लगाना शुरू करो। 5 लाख सोने के सिक्के। 8 लाख सोने के सिक्के। ब्रह्मा मार्शल आर्ट्स संप्रदाय वालों ने बोली लगाई। 10 लाख सोने के सिक्के। राजकुमार रत्नसिंह की ओर से बोली लगाई गई। 15 लाख सोने के सिक्के। प्रजापति संप्रदाय वालों ने बोली लगाई। 20 लाख सोने के सिक्के। वैदिक संप्रदाय वालों ने बोली लगाई। सभी लोगों द्वारा एक से बढ़कर एक बोली लगाने से यह तुरंत 50 लाख तक पहुंच गई। आर्यन इस वक्त दंग था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बोली इतनी बढ़ जाएगी। आखिरी 50 लाख की बोली वैदिक संप्रदाय द्वारा लगाई गई थी और उनके बाद किसी ने अधिक बोली नहीं लगाई। महाजन ने उत्साह से कहा, 50 लाख 1, 50 लाख 2 और 50 लाख 3। सौदा। इसके बाद उसने दूसरे तालिस्मानी कागजों का हिस्सा बाहर निकाला। दोस्तों, तालिस्मानी कागजों के इस हिस्से में 4 तालिस्मानी कागज हैं। इन सभी में अलग अलग विशेषताओं की शक्ति भरी हुई है, जैसे कि वायु, भ्रम और जल। इनमें से 2 भ्रम और एक वायु और जल विशेषता के तालिस्मानी कागज हैं, जो एक युद्धात्मा रैंक के योद्धा को भी तुरंत मार सकते हैं। और इन 4 तालिस्मानी कागजों को एक तालिस्मानी मास्टर द्वारा बनाया गया है।
फिर महाजन जोर से हंसा। मैं आप लोगों को एक रहस्य बताता हूँ। ये पिल भी इसी गुरु द्वारा बनाई गई थी। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। क्या यह तीनों विशेषताओं वाले तालिस्मानी कागज एक ही व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं? नहीं यार, उसने कहा कि हीलिंग पिल्स भी उसी ने बनाई थी। इसका मतलब वो एक हकीम भी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी हड्डी 2 सितारा वाली हो? नहीं यार, यह कार्य एक दोहरी विशेषता वाली जड़ की हड्डी वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा तो शायद एक 10 सितारा जड़ की हड्डी वाला व्यक्ति भी ना कर पाए। पूरा नीलामी हॉल इसी प्रकार की चर्चाओं का कारण बना हुआ था और यहाँ तक कि वीआईपी कक्ष भी इस पर चर्चा कर रहे थे। उसके बाद में आप लोगों को एक ग्रुप में ऐड करूंगा। वहाँ और भी राइटर्स हैं जिनके साथ आप लोग बात भी कर सकते हैं और वहीं पर आपको और भी अच्छी अच्छी नॉवेल के बारे में पता चल जाएगा जिन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या आर्यन थंडर ड्रैगन मंदिर को ढूंढ पाएगा और खोज पाएगा वहां मौजूद खजाने को? क्या सभी को पता चल जाएगा कि इन सभी तालिस्मानी कागजों और हीलिंग पिल्स बनाने वाला दिव्य गुरु आर्यन है? आर्यन नीलामी हॉल में चुपचाप बैठा था और हर तरफ हो रही चर्चाओं को सुन रहा था। फिर उसने अपने मन में सोचा, मैं सोच भी नहीं सकता, अगर मैंने फ्लड ड्रैगन के तालिस्मानी कागज को बाहर निकाला तो क्या होगा? अचानक महाजन चिल्लाया। इसी के साथ बोली शुरू होती है। इसकी शुरुआती कीमत है 10 लाख सोने के सिक्के। सफेद दांतेदार बाघ के 3 दिनों के प्रचार ने पहले ही पूरे फायर राजवंश में सनसनी मचा दी थी और कई लोग तो इसी के लिए आए थे। 20 लाख सोने के सिक्के, 30 लाख सोने के सिक्के, 50 लाख सोने के सिक्के ब्रह्मा मार्शल आर्ट्स संप्रदाय वालों ने बोली लगाई। 60 लाख सोने के सिक्के राजकुमार रत्न सिंह की ओर से बोली लगाई गई। 65 लाख सोने के सिक्के वैदिक संप्रदाय वालों ने बोली लगाई। 70 लाख सोने के सिक्के। मुझे लगता है कि सर्वजीत सिंह टाइम पास करने यहाँ आया है, प्रजापति संप्रदाय वालों ने बोली लगाते हुए सर्वजीत का मजाक उड़ाया। 1 करोड़। अचानक ब्रह्मा मार्शल आर्ट्स संप्रदाय वालों ने बोली लगाई। लेकिन कोई भी ऐसे दुर्लभ हथियार को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए बोलियां ऐसे ही घटती बढ़ती रही। अचानक दूसरे वीआईपी कमरे से एक मीठी आवाज आई। स्वर्ग संप्रदाय 20 आत्मा पत्थरों की बोली लगाता है। जैसे ही सभी लोगों ने उसकी आवाज सुनी, पूरे दर्शक हैरान रह गए। क्या स्वर्ग संप्रदाय के लोग भी यहाँ हैं? क्या यह लड़की वास्तव में स्वर्ग संप्रदाय है? उसी समय वीआईपी कमरा नंबर 10 से एक आवाज आई। रक्त शोधन संप्रदाय 30 आत्मा पत्थरों की बोली लगाता है। रक्त शोधन संप्रदाय का नाम सुनते ही एक बार फिर दर्शकों के बीच शोर मचने लगा। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? देविल संप्रदाय का रक्त शोधन संप्रदाय भी यहाँ है। क्या हुआ? वो लोग अचानक शहर क्यों आए हैं? हाँ, उन्हें तो इंसानों से नफरत है और इंसानी बस्ती से भी, फिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? देविल संप्रदाय की ताकत अत्यंत शक्तिशाली थी। वो लोग वास्तव में इस धर्मनिरपेक्ष नीलामी में दिखाई दिए और यहाँ तक की बोली भी लगाई। यह बात वहाँ मौजूद लोगों को हजम नहीं हो रही थी। एक आत्मा पत्थर की कीमत 10 लाख सोने के सिक्के थी। मोर्टल इंसानों के बीच में चलने वाली मुद्रा सोने के सिक्के थी और इमोर्टल लोगों के बीच चलने वाली मुद्रा आत्मा पत्थर थी। वीआईपी कमरा नंबर 2 से एक बार फिर आवाज सुनाई दी। स्वर्ग संप्रदाय 50 आत्मा पत्थरों की बोली लगाता है। रक्त शोधन संप्रदाय वाले वीआईपी कमरे से एक तेज हंसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन उन्होंने कोई बोली नहीं लगाई और न ही उनके अलावा किसी और ने बोली लगाई। कोई बोली ना लगता देख महाजन ने हथौड़ा खटखटाया और कहा, सौदा। इसी के साथ ये तालिस्मानी कागज वीआईपी कमरे नंबर 2 में मौजूद स्वर्ग संप्रदाय के हुए। दूसरी तरफ वीआईपी कमरे नंबर 2 में 3 लड़कियां गुस्से में थीं। बड़ी बहन, रक्त शोधन संप्रदाय के लोग यहाँ क्यों हैं? उनमें से एक ने कहा, हम अब जब वो फायर ग्लास शहर में है तो हमें उनसा बदला लेना चाहिए। हमें उन्हें यहाँ से जिंदा छोड़कर नहीं जाने देना चाहिए, सबसे छोटी लड़की ने कहा। पिछली बार फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में जो हुआ, हम उसको दोबारा नहीं होने दे सकते।
इसलिए पहले हमें अपनी सुरक्षा की पूरी तैयारी कर रखनी होगी, उनमें से सबसे बड़ी लड़की ने कहा। यह तीनों लड़कियां वही लड़कियां थीं जिन्हें आर्यन ने पिछली बार बचाया था। सफेद तालिस्मानी कागज का प्रचार सुनकर वो तीनों भी नीलामी में हिस्सा लेने आ गई थी। उन तीनों में से सबसे बड़ी बहन वर्षा एक रैंक 2 की तालिस्मानी मास्टर थी। वो वास्तव में जानना चाहती थी कि विशेषता वाले तालिस्मानी कागजों को कैसे बनाया जाता था और उन्हें कैसे रिफाइन किया जाता था। इसके अलावा उसे हाल ही में एक अड़चन का सामना करना पड़ा था और वो इसे पार करना चाहती थी। यही कारण था कि उसने इन्हें खरीदने के लिए 50 आत्मा पत्थर खर्च किए। वर्षा ने इन 50 आत्मा पत्थरों को कई सालों में जमा किया था। उसने पहले सोचा था कि स्वर्ग संप्रदाय का नाम सुनकर अन्य बोलीदाता डर जाएंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रक्त शोधन संप्रदाय वास्तव में हस्तक्षेप करेगा। वर्षा इस वक्त बहुत गुस्से में थी और उसने कहा, धिक्कार है इन रक्त शोधन संप्रदाय वालों पर। बड़ी बहन, क्या हम अपनी हेवन सेक्ट शाखा के बुजुर्गों को सूचित करें? दूसरी बहन मेघा ने कहा। नहीं, तब तक वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, हमें चलकर पहले उनको अच्छे से पीटना चाहिए, छोटी बहन तारा ने कहा। वो इस वक्त बहुत गुस्से में थी, उसे नहीं पता था कि वो क्या कह रही थी। सबसे बड़ी बहन वर्षा एक पल के लिए रुकी और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोली, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। फायर ग्लास शहर में मोर्टल लोग रहते हैं और हम अपनी लड़ाई में निर्दोष लोगों को मरने नहीं दे सकते, इसलिए इसे भूल जाएं। छोटी तारा का मुंह गुस्से में किसी सूजे हुए बैंगन के आकार में बदल गया था और उसने कहा, मैंने बेफालतू में अपने 30 आत्मा पत्थर खर्च किए, वरना आपने तो बस 20 पत्थर की बोली लगाई थी। क्या बात है? तभी उसे कुछ विचार आया। वर्षा दीदी, हमें स्वर्गीय टोकन का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम आर्यध्वज हॉल को उस तालिस्मानी गुरु को हमें सौंपने के लिए कहेंगे। फिर हम उस तालिस्मानी गुरु से 100 तालिस्मानी कागज बनाने के लिए कहेंगे। नहीं, 1000 तालिस्मानी कागज है। पागल लड़की, बड़ी बहन वर्षा ने उसकी ओर देखा और कहा, हम तालिस्मानी गुरु का अपमान कैसे कर सकते हैं? अगर आर्यध्वज हॉल उन तालिस्मानी गुरु को हमसे मिलवाने को तैयार हो जाता है तो हमें उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करना होगा। उसके हृदय में तालिस्मानी गुरु पवित्र और अलंघनीय थे। यह छोटी तारा ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। स्वर्ग संप्रदाय और रक्त शोधन संप्रदाय की उपस्थिति के कारण नीलामी कुछ हद तक दमनकारी हो गई, लेकिन फिर भी इससे कई परिवारों और संप्रदायों की बोली लगाने की मनोदशा पर कोई असर नहीं पड़ा। नीलामी की अंतिम वस्तु डार्क टोकन थी। वो सभी इसके लिए अपना हाथ मल रहे थे और आर्यन, वो तो किसी अलग दुनिया में खोया हुआ था और भीड़ के बीच में बैठा अपनी उंगलियों से कुछ गिन रहा था। एक आत्मा पत्थर 10 लाख तो 50 का हुआ, 5 करोड़ सोने के सिक्के। उसने अपनी लार को निगल लिया। इस वक्त वो बेहद खुश नजर आ रहा था। उसी समय आर्यन की नजरें वीआईपी कमरे नंबर 2 पर गई और स्नो वाइट से कहा, जो आराम से पेट सिस्टम में सो रहा था, देखा तुमने, उन तीनों लड़कियों ने पहले मुझे नजरअंदाज किया था, लेकिन इस बार उनका खून बह रहा होगा। हा हा हा। तभी एक बार फिर महाजन की आवाज सुनाई दी। तो दोस्तों, अब नीलामी की अंतिम वस्तु नीलाम होने जा रही है और अंतिम वस्तु है डार्क टोकन। डार्क टोकन। आर्यन को उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि डार्क टोकन उसके लिए किसी काम का नहीं है। हर कोई जानता था कि डार्क टोकन को सक्रिय करने से डार्किंग्स संगठन के खूनी हथियारे किसी का भी एक काम करने का अनुरोध पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो। वो उस काम को पूरा खत्म कर ही दम लेते थे। आज तक डार्किंग्स संगठन की शक्ति किसी भी संप्रदाय से नहीं हारी थी जो तरंग महाद्वीप पर रहते थे। ऐसा भी कह सकते हैं, पूरे तरंग महाद्वीप पर उनके जैसा मजबूत शक्तिशाली हत्यारा संगठन नहीं था। वो लोग पूरे महाद्वीप के हर एक कोने में फैले हुए थे, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व अत्यंत रहस्यमय था। हर बार जब भी डार्क टोकन दिखाई देता था, यह एक खूनी तूफान शुरू कर देता था। फायर ग्लास शहर में डार्क टोकन की उपस्थिति ने पूरे शाही परिवार को हिला दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़े, लेकिन उन्हें यह डार्क टोकन हर कीमत पर प्राप्त करना था।
यह बात फायर ग्लास शहर के शाही परिवार के लिए ही नहीं लागू होती, बल्कि प्रजापति परिवार के लिए भी ऐसा ही था, ब्रह्मा परिवार के लिए भी ऐसा ही था और सिंह परिवार से सर्वजीत सिंह के लिए भी ऐसा ही था। भले ही सर्वजीत सिंह अपने लोभ के लिए इसको प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसे भी अपने परिवार के अस्तित्व का डर था। अगर एक बार फायर ग्लास शहर बर्बाद हुआ तो निश्चित रूप से सिंह परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, फिर उसका कुलपति बनने का क्या फायदा होता। जैसे ही महाजन डार्क टोकन की शुरुआती कीमत बताने वाला था, तुरंत उन सभी परिवारों और कुलीन वर्ग के लोगों ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और आपस में बोली लगाते हुए प्रतिस्पर्धा करने लगे। 100 रत्नकारी सिक्के। रत्नकारी सिक्का भी मोर्टल इंसानों की मुद्रा थी। एक रत्नकारी सिक्का 1 लाख सोने के सिक्कों के बराबर था। 200 रत्नकारी सिक्के, 300 रत्नकारी सिक्के, 350 रत्नकारी सिक्के, 400 रत्नकारी सिक्के। बोलियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। फायर ग्लास शहर के सभी बड़े परिवार और कुलीन वर्ग के लोग आपस में झगड़ते हुए बोली लगा रहे थे। श्रीधर प्रजापति, मुझे बताओ, तुम्हें डार्क टोकन की क्या जरूरत है? तुम किसे मारना चाहते हो? सर्वजीत सिंह, तुम तो सिर्फ सिंह परिवार के एक ग्रेट एल्डर हो, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा इस्तेमाल करने की योग्यता है? गंगाधर, क्या तुम्हारा तिलक परिवार इतना पैसा निकाल सकता है? रत्न सिंह, तुम तो शाही परिवार से हो, भला तुम इसका क्या करना चाहते हो? प्रत्येक बोली एक मौखिक हमले के साथ लगाई जा रही थी। इस बार स्वर्ग संप्रदाय और रक्त शोधन संप्रदाय ने कोई बोली नहीं लगाई, और जब से रक्त शोधन संप्रदाय ने तालिस्मानी कागज के लिए बोली लगाई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिना किसी आवाज के गायब हो गए हो। स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें भी बोली न लगाने के इरादे से चुपचाप देख रही थीं। शाही परिवार की तरफ से मैं इसकी बोली 800 रत्नकारी सिक्कों की लगाता हूँ। मैं निश्चित रूप से इस डार्क टोकन का उपयोग नहीं करूँगा। इसे सुरक्षित रखने के लिए शाही परिवार पर छोड़ देना सबसे अच्छा होगा, रत्न सिंह ने चिल्लाया। रत्न सिंह, तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? 900 रत्नकारी सिक्के, सर्वजीत सिंह ने कहा, लेकिन इस वक्त वो पसीने में डूबा हुआ था। वो लगभग अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका था। 1100 रत्नकारी सिक्के, श्रीधर प्रजापति ने बोली लगाते हुए कहा। 1200 रत्नकारी सिक्के, वैदिक परिवार के एल्डर हरिदेव ने अपने दांत किटकिटाते हुए बोली लगाई। 1500 रत्नकारी सिक्के, रत्न सिंह ने शाही परिवार की ओर से बोली लगाते हुए कहा। रत्न सिंह में भी आत्मविश्वास की थोड़ी कमी थी। यह उसकी अंतिम बोली थी। भले ही वो किसी देश का शासक हो, फिर भी उसके लिए इतना अधिक पैसा निकालना बहुत मुश्किल होगा। फायर ग्लास शहर के चारों स्तंभ एक पल के लिए चुप हो गए। उसी समय VIP कमरा नंबर 1 से किसी लड़की की आवाज आई, 2000 रत्नकारी सिक्के। क्या? रत्न सिंह ने लगभग मुंह से खून निगलते हुए कहा। उसका गुस्सा उसके दिल पर छा गया। फायर ग्लास शहर के 4 स्तंभों के सभी लोग भले ही चुप बैठे थे, लेकिन उन्हें भी अपना गुस्सा दबाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि 2000 रत्नकारी सिक्कों का मतलब था 20 करोड़ सोने के सिक्के, जो उन सभी की सीमाओं से परे थी। आखिर कौन लड़की थी जो VIP कमरे नंबर 1 में थी और जिसने 20 करोड़ की बोली लगाई थी? महाजन बोली की कीमत सुन हैरान रह गया और जोर से पूछा, 2000 रत्नकारी सिक्के, क्या कोई इससे अधिक की कोई बोली लगाएगा? VIP कमरे नंबर 1 में कौन है? वो कहां से आई हैं? स्वर्ग संप्रदाय की लड़कियां तो दूसरे VIP कमरे में हैं। तो पहले VIP कमरे में उनसे अधिक कोई शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। कौन हो सकता है? हर कोई अनुमान लगा रहा था और 4 स्तंभों के लोग भी अनुमान लगा रहे था। इसी बीच एक बार फिर महाजन की आवाज सुनाई दी, 2000 रत्नकारी सिक्के। 1, 2000 रत्नकारी सिक्के। 2, 2000 रत्नकारी सिक्के। 3। तो इसी के साथ डार्क टोकन VIP कमरे नंबर 1 का हुआ, महाजन ने जोर से हथौड़ा मारते हुए कहा। VIP कमरे नंबर 1 में जो कोई भी है, कृपया पीछे के दरवाजे से होते हुए अपना डार्क टोकन प्राप्त कर लें। आधे घंटे बाद महाजन ने एक डिब्बा निकाला और कहा, छोटे दोस्त, इसमें 50 आत्मा पत्थर हैं
और साथ ही 20 लाख सोने के सिक्के। आर्यन हैरान रह गया। एल्डर महाजन, क्या आप अपना हिस्सा नहीं रखने वाले? महाजन जोर से हंसा। नहीं, यह बस दूसरे लोगों के लिए हैं। आप हमारे आर्यध्वज हॉल के स्वर्ण कार्ड के सदस्य हैं, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है। दरअसल यह मुआवजे का एक रूप था। आर्यध्वज हॉल ने आर्यन द्वारा बनाई गई हीलिंग पिल्स और तालिस्मानी कागजों का सहारा लेकर काफी लोगों का अपनी ब्रांच की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इससे उन्हें बहुत लाभ हुआ था। इसके अलावा अगर वो लोग किसी हकीम और तालिस्मानी मास्टर को यह हीलिंग पिल्स और तालिस्मानी कागज बनाने के लिए कहते, तो उन्हें कम से ऐसा करने के लिए दर्जनों आत्मा पत्थरों की कीमत चुकानी पड़ती। चलो फिर मैं चलता हूँ। इन सब के लिए शुक्रिया एल्डर महाजन, आर्यन ने कहा। छोटे दोस्त, अगर आपको इन आत्मा पत्थरों की जगह सोने के सिक्के चाहिए तो मैं यह करवा सकता हूँ, महाजन ने पूछा। आर्यन हंसा और कहा, कोई जरूरत नहीं, बस आत्मा के पत्थर। महाजन ने भी उसे मजबूर नहीं किया और हंसते हुए कहा, फिर इन्हें अच्छी तरह से रखना, यह एक बड़ी राशि है। कहीं सूंघते हुए कुत्ते पीछे ना आ जाए। हा हा हा। हा हा हा। आर्यन भी हंसा और संदेह से पूछा, एल्डर महाजन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वीआईपी कमरे नंबर 1 में कौन था? महाजन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और नीची आवाज में कहा, हमारी युवा मिस। तो आप लोग यह खेल खेल रहे थे। आर्यन को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। महाजन के शब्दों को सुनने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि यह कदम बहुत शानदार था। महाजन ने नीची आवाज में कहा, हम भी ऐसा करने के लिए मजबूर थे। आप तो लड़ाई के दृश्य को जानते हैं। अगर इसे 4 स्तंभों या शाही परिवार द्वारा प्राप्त किया जाता तो फायर ग्लास शहर निश्चित रूप से खून का तूफान खड़ा कर देता और यहाँ तक कि फायर ग्लास राजवंश की नींव भी हिल जाती। यह हमारे आर्यध्वज हॉल के लिए बेहद नुकसानदेह होता। हम व्यापारी हैं, सब कुछ लाभ के लिए करते हैं। सतह पर फायर ग्लास शहर शांत दिखता है, लेकिन वास्तव में अंतर प्रवाह बढ़ रहे हैं और सभी ताकतें गुप्त रूप से आपस में लड़ रही हैं। सिंह परिवार का प्रतिभाशाली ड्रैगन बल्ड निकाला जा चुका है और सिंह परिवार ने अपने ड्रैगन स्पिरिट योद्धा को खो दिया था। पिछले 1 साल में उनकी स्थिति में तेजी से गिरावट आई है और उन्हें अन्य 3 स्तंभों ने कुचल दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले सिंह परिवार के ऊपर आकाश में एक ड्रैगन की गर्जना दिखाई दी, जो एक नए ड्रैगन स्पिरिट योद्धा की जागृति होनी चाहिए। यह सिंह परिवार पर मंडरा रहे खतरे को थोड़ा धीमा कर देगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो योद्धा ड्रैगन बल्ड को पूरी तरह से जागृत करेगा, तीनों स्तंभ ड्रैगन स्पिरिट योद्धा को ढूंढकर फिर से मार देंगे। आर्यन थोड़ा कांप गया और उसने पूछा, क्या अंतिम ड्रैगन स्पिरिट योद्धा की हत्या 3 स्तंभों द्वारा की गई थी? महाजन हल्के से मुस्कुराया। सिंह परिवार का अस्तित्व उनके लिए बहुत अधिक खतरा है। 3 स्तंभ और शाही परिवार सभी चाहते हैं कि सिंह परिवार नष्ट हो जाए। अब तुम ही सोचो, अगर वो नहीं है तो यह और कौन हो सकता है? इसके अलावा सिंह परिवार काफी लंबे समय से फायर ग्लास शहर में टिका हुआ है। यह सब ड्रैगन स्पिरिट योद्धाओं की बदौलत है। आज डार्क टोकन किसी को भी नहीं मिला। यह सिंह परिवार के लिए एक बात है और सौभाग्य से अन्य ताकतों ने इसे नहीं खरीदा, अन्यथा सिंह परिवार बहुत बड़े खतरे में होता। ड्रैगन स्पिरिट योद्धा। एक ड्रैगन स्पिरिट योद्धा के बिना सिंह परिवार दांतों के बिना एक बाघ की तरह है। महाजन ने लगातार 2 बार आह भरी, फिर हंसा और कहा, हा। यह सब कहने का क्या मतलब है? यह संसार ऐसा ही है। ताकतवर का सम्मान किया जाता है और निर्बलों का उन्मूलन किया जाता है। इतना कह महाजन वहां से चला गया। आर्यन अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा था। उसका दिल अशांत था और उसने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिंह परिवार वास्तव में ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। भाड़ में जाओ। इस स्तर पर भी सर्वजीत, तुम अभी भी मेरे लिए चीजों को मुश्किल बनाना चाहते हो और मुझे मारने के लिए सब कुछ करना चाहते हो। तुम सच में दुष्ट हो। सिंह परिवार तुम्हारे जैसे किसी के होने से कैसे मजबूत हो सकता है? आर्यन नाखुश था। मुझे क्या लेना देना? वैसे भी मैं सिंह परिवार में एक नौकर के समान हूँ, तो मैं क्यों सिंह परिवार की चिंता करूँ?
भाड़ में जाओ। आर्यन को अब सिंह परिवार की परवाह नहीं थी। अब उसे खुद को मजबूत बनाने और परिवार की परीक्षा का सामना करने की जरूरत थी। सिंह परिवार। सर्वजीत सिंह का आंगन। सर्वजीत सिंह का चेहरा गुस्से में उबल रहा था। फिर उसने गंभीरता से कहा, 2 टके की चीजों ने डार्क टोकन की कीमत में भारी वृद्धि की। अब किसी को भी वो नहीं मिला। कल्याण सिंह ने कहा, यह भी हमारे लिए अच्छी बात है। यदि डार्क टोकन किसी और को मिलता तो वो सिंह परिवार को बर्बाद और तबाह कर देते। अब जो हुआ उसे जाने दो, हमें अपनी चाल बदलनी होगी। सर्वजीत सिंह ने कल्याण सिंह की ओर देखा। कल्याण सिंह ने नीची आवाज में कहा, बड़े भाई, डार्क टोकन के बिना भी आप डार्किंग्स समुदाय के हत्यारों को आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही आप आर्यन और नंदिश से छुटकारा पा लेंगे, तुरंत ही पूरा सिंह परिवार आपकी मुट्ठी में होगा। सर्वजीत सिंह की आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश से चमक उठीं। कल्याण सिंह ने बोलना जारी रखा, मैंने पहले ही डार्किंग्स समुदाय से संपर्क कर लिया है। वो लोग 5 करोड़ यानी कि 500 रत्नकारी सिक्कों में मान गए हैं। सर्वजीत सिंह ने उत्साह से कहा, अच्छा, यह तो बहुत बढ़िया है। एक बार जब परिवार की परीक्षा खत्म हो जाएगी तो नंदिश को एकांत से बाहर आना ही पड़ेगा। उस वक्त हम उसे मरवा देंगे और तुरंत पूरा सिंह परिवार मेरी मुट्ठी में होगा। फिर मैं ही कुलपति बनूंगा। हाँ हाँ। कल्याण सिंह भी एक खौफनाक हंसी हंसने लगा। इसके बाद सर्वजीत क्या ने पूछा, क्या तुम्हें ड्रैगन स्पिरिट योद्धा मिल गया है? कल्याण सिंह ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं। सर्वजीत सिंह ने एक गहरी सांस छोड़ी, यह महसूस करते हुए कि ड्रैगन स्पिरिट योद्धा नंदिश का आदमी था। अन्य 3 स्तंभ और शाही परिवार भी ड्रैगन स्पिरिट योद्धा को ढूंढ रहे हैं। इससे पहले अगर वो हमारे अधीन नहीं हुआ तो हम ही उसे पहले ढूंढ कर मार देंगे। डार्क टोकन रहस्यमय व्यक्ति द्वारा खरीदा गया था, जिसने फायर ग्लास शहर की छिपी हुई ताकतों के बीच लड़ाई को आसान बना दिया। हालांकि इसने सिंह परिवार के भीतर आंतरिक प्रतिस्पर्धा को तेज कर दिया। झोपड़ी वाले आंगन में आर्यन, तुम्हें एक उच्च श्रेणी की गोली बनाने के लिए 100 को पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। वाह, मेरे हकीम कौशल में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, उसने खुश होते हुए कहा। आर्यन के द्वारा पिछली बार आर्यध्वज हॉल से हजारों की तादाद में जड़ी बूटियों का खरीदने का मुख्य कारण यह था कि आर्यन अपने हकीम कौशल के स्तर को बढ़ाना चाहता था। जब वो एक रैंक 4 का हकीम बन जाएगा तो वो आसानी से और भी उच्च श्रेणी की गोलियां बना सकता था और 1500 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकता था। पारिवारिक परीक्षा में कई विशेषज्ञ और काबिल योद्धा थे। उनसे निपटने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। ट्रयू एनर्जी एक मुसीबत थी। अगर वो मनचाही ट्रयू एनर्जी का उपयोग कर सकता तो वो उसके लिए किसी से भी निपटने के लिए एक सबसे जरूरी हथियार बनती, क्योंकि अगर उसके पास भरपूर मात्रा में ट्रयू एनर्जी होगी तो वो कई बार अपनी तकनीकों को बिना थके इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इतनी जल्दी उस लेवल पर पहुंचना असंभव था, तो वो जितना अपनी ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स की लिमिट को बढ़ा सकता था वो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। वो दिन के दौरान हकीम कौशल और तालिस्मानी कौशल को विकसित करता था और देर रात तक बेसिक स्वार्ड आर्ट तकनीक, टोडिंग कौशल, ड्रैगन स्लेयर तकनीक और नीलामी में खरीदे गए विंड शैडो स्टेप को विकसित करता था। विंड शैडो स्टेप पर महारत हासिल करना बेहद मुश्किल था। उसका हर कदम अनियमित और अप्रत्याशित था। साथ ही हर कदम हत्या के छिपे हुए इरादे से भरा हुआ था। यह कहा जा सकता था कि यह तकनीक 10 लाख सोने के सिक्कों के लायक थी। विंड शैडो स्टेप तकनीक के साथ एक उच्च स्तरीय युद्ध आत्मा वाला योद्धा भी आसानी से उसे पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। आर्यन अपने कौशल को विकसित करने के लिए पूरे आधे महीने तक घर पर रहा। आधे महीने के अंदर वो रैंक 4 का हकीम बन चुका था। फिर उसने अपनी स्थिति को देखने के लिए सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर जांच की। नाम आर्यन सिंह, तरह लेवल 6 युद्ध मास्टर,
कौशला टोडिंग स्किल, ड्रैगन स्लेयर तकनीक, बेसिक स्वॉर्ड आर्ट तकनीक, हकीम कौशल, विंड शैडो स्टेप, तालिस्मानी कौशल। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 1300, प्रयु एनर्जी पॉइंट्स 100, सिस्टम पॉइंट्स 540, स्ट्राइकिंग मूल्य 10। युद्ध पेट्स, स्नो व्हाइट, डिवाइन बीस्ट। आखिर क्या क्या योजना थी कल्याण सिंह के पास आर्यन को मारने के लिए? और क्या तीनों स्तंभों के ढूंढने से पहले सर्वजीत सिंह ढूंढ लेगा ड्रैगन स्पिरिट योद्धा आर्यन को? आर्यन के दिमाग में विशेषताओं की एक श्रृंखला दिखाई दी। विशेषताओं को देखते हुए आर्यन ने महसूस किया कि वो पहले से थोड़ा अलग थी। सावधानी पूर्वक उनका निरीक्षण करने के बाद उसे पता चला कि अब उसके पास अतिरिक्त 10 लक मूल्य हैं। आर्यन ने इस पर ध्यान दिया और कहा, मेरे पास अतिरिक्त लक मूल्य कहां से आया? मैं तो सोच रहा था कि तालिस्मानी तकनीक और हकीम कौशल की सफलता दर लक मूल्य से बढ़ी होगी। आर्यन की भौहों के बीच की जगह थोड़ी हिली और उसका ध्यान तुरंत अपने हाथ की उंगली में पहनी स्पेस रिंग पर गया और उसका दिल हिल गया। हाँ, मैंने एक खजाना उठाया है। इसके तुरंत बाद आर्यन ने अपनी उंगली से स्पेस रिंग निकाली और उसकी सिस्टम पर उसकी जांच की। मेरा लक मूल्य 0 हो गया था, लेकिन इस स्पेस रिंग की वजह से अब मेरे पास 10 लक मूल्य है। इसका मतलब इस स्पेस रिंग में लक विशेषता बोनस है। आर्यन ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह कितना अद्भुत था। लक मूल्य का मतलब था सफलता दर को कुछ हद तक बढ़ा देना, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो विफलता दर को कम कर देना। जिस गति से उसने अपने कौशल को विकसित किया, गोलियों को रिफाइन करने की सफलता दर बढ़ गई थी। वाक्य इस तरह की कीमती अंगूठी एक अद्भुत खजाना है जिसे 10 करोड़ में भी नहीं खरीद पाएंगे। रहस्यमय उल्कापिंड, अगर मुझे और ऐसे रहस्यमय उल्कापिंड मिल जाएं तो मैं अपने लक मूल्य को जल्दी से जल्दी बढ़ा सकता हूं और कम से कम 100 तक बढ़ा सकता हूं, तो मेरी सफलता दर बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी, आर्यन ने उत्साहित होते हुए सोचा। अंगूठी एक रहस्यमय उल्कापिंड द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद उसने रूबी से कहा, रूबी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम यहीं घर पर रहो और अच्छे से अपना ख्याल रखना। आर्यन को अपनी फिक्र करता देख रूबी का चेहरा लाल हो गया। आर्यन जानबूझकर मुस्कुराया। एक साथ इतना समय बिताने के बाद उसे एहसास हुआ कि रूबी अधिक से अधिक सुंदर और प्यारी होती जा रही है। जब तक वो परिपक्व होगी, वो निश्चित रूप से एक ऐसी सुंदरता होगी जो किसी की जान भी ले सकती थी। इस अवधि के दौरान आर्यन इस बारे में भी सोच रहा था कि रूबी को कब परीक्षण करने दिया जाए कि क्या उसके पास शक्तियां प्राप्त करने की कोई प्रतिभा है। आधे घंटे बाद आर्यध्वज हॉल। उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल्स कब आएंगी? महाजन, क्या तुमने नहीं कहा थी कि आधे महीने में हीलिंग पिल्स आ जाएंगी? लेकिन अभी तक एक भी हीलिंग पिल क्यों नहीं आई है? आप कुछ भी करो, लेकिन मैं उच्च श्रेणी की हील पिल के बिना नहीं जाऊंगा। अमृत की दुकान लोगों से भरी हुई थी। फायर ग्लास शहर में आर्यध्वज हॉल की इस दुकान को अमृत की दुकान से भी जाना जाता था। इसके अलावा नीलामी खत्म होने के बाद अमृत की दुकान पर हीलिंग पिल्स और तालिस्मानी कागजों के लिए हमेशा ही इतनी भीड़ लगी रहती थी। पिछले आधे महीने में आर्यन एक बार भी दिखाई नहीं दिया था। महाजन रोज एक गर्म तवे पर बैठी एक चींटी की तरह इंतजार करता रहता था और हर दिन सितारों और चंद्रमा को देखते हुए बस प्रार्थना करता रहता था कि काश आर्यन उनके उदय होने से पहले दिख जाए। अगर उसके पास दुकान में उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल्स नहीं होंगी तो इसकी वजह से उसकी दुकान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इतने सारे लोग, एल्डर महाजन, लगता है आपका कारोबार तेजी से तरक्की कर रहा है, आर्यन ने भीड़ के बीच से निकलते हुए महाजन से कहा। जब महाजन ने आर्यन को देखा तो वो इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों से लगभग आंसू टपकने वाले थे। उसने आर्यन को दुकान के अंदर खींचा और कहा, छोटे पूर्वज, आखिरकार तुम आ ही गए। आर्यन ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारा पूर्वज कब बना, एल्डर महाजन? दोस्ती दोस्ती है, बेतरतीब ढंग से इसका मजाक मत उड़ाओ। महाजन बुरी तरह से हंसा और कहा, आग पहले से ही आपकी भौहें जला रही है, आप अभी भी मजाक करने के मूड में हैं।
क्या आप जानते हैं कि बाहर के लोग कौन हैं? वो सभी यहाँ उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल्स के लिए आए हैं। आपने इस अवधि में कितनी गोलियां बनाई है? क्या आपके पास 10 हैं? भले ही आपके पास 10 न हो, आपको कम से कम 5 या 6 तो मुझे देनी ही होंगी। अगर मैं उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल नहीं दूंगा तो यह लोग मेरी दुकान को तोड़ देंगे। क्या यह गंभीर बात है? आर्यन ने उसकी छाती को छूते हुए पूछा। महाजन ने सोचा कि आर्यन उसकी छाती को छूने का बस ऐसे ही मजाक कर रहा है, इसलिए उसने आराम से कहा, बेशक यह गंभीर है। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे, इस बीच आर्यन ने मिट्टी का एक गोला निकाला, उसे अपनी 2 उंगलियों से रगड़ा और सीधे उसे एक कागज में लपेट महाजन को दिया और धीमी आवाज में कहा, आधे महीने तक एकांत में ध्यान लगाने के बाद मेरे पास नहाने का भी समय नहीं था। महाजन ने उसे प्राप्त किया और हैरान होते हुए कहा, सिर्फ एक गोली? आर्यन ने उसे घूरते हुए देखा। महाजन ने गोली ली और भागते हुए कहा, एक गोली भी ठीक है, यह कुछ नहीं से तो बेहतर है। महाजन जल्दबाजी में बाहर भाग गया। वो गोली का परीक्षण करने का मूड भी नहीं था। वो चाहता था कि यह लोग तुरंत यहाँ से जगह खाली कर दे। अचानक दुकान के बाहर शोर हद से ज्यादा बढ़ गया और सभी लोग चिल्लाने लगे, मैं 30,000 सोने के सिक्के दूंगा, मैं 40,000 दूंगा, 50,000, 70,000। मैं अभय प्रजापति 1 लाख की बोली लगाता हूँ, तुम फटीचर लोग दूर हटो। अभय प्रजापति का चेहरा चोटिल हो रखा था और उसकी एक आंख सुअर की तरह काली होकर सूजी हुई थी। यह अजीब था। असल में कुछ समय पहले जब वो रात में टहल रहा था तो उसे अचानक एक बोरे में ढककर किसी ने बुरी तरह से पीटा था। अगर प्रजापति परिवार के बुजुर्ग वहां नहीं पहुंचते तो वो आज पिट पिट कर मर चुका होता। अभय प्रजापति को मारने की हर कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। अभय ने उन लोगों की हर जगह तलाश की, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं ढूंढ सका। अब उसने यह मान लिया था कि वो दुर्भाग्यशाली था। जब आर्यन ने अभय प्रजापति का नाम सुना तो वो अपने दिल में फुसफुसाया, क्या यह वो नाम नहीं है जिसकी जानकारी मैंने पिछली बार रक्त शोधन संप्रदाय को दी थी? फिर वो दुकान के बाहर आया। तभी महाजन ने कहा, यह ही पिल युवा मास्टर अभय की हुई। अभय प्रजापति ने सोने के सिक्कों का एक ढेर निकाला और अपने आसपास के लोगों को तिरस्कार से देखा। तुम फटीचर लोग बिना पैसे के उच्च श्रेणी की हील पिल खरीदना चाहते हो? क्या तुम लोग इस तरह की गोली का इस्तेमाल करना भी जानते हो? इसका वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया और किसी ने भी अभय प्रजापति को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। अभय फायर ग्लास शहर में किसी तानाशाह की तरह बर्ताव करता था। अगर उसे किसी ने उकसाया तो उसका अंत अच्छा नहीं होता था, इसलिए हर किसी ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, भले ही उनका अपमान किया गया हो। अभय प्रजापति ने गोली ली, उसे ध्यान से देखा और कहा, यह पिल पिछली बार की सबसे उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल से थोड़ी अलग है। महाजन ने कहा, नहीं युवा मास्टर, हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि महान गुरु ने इसे और अधिक शक्तिशाली बना दिया हो। नहीं आर्यन, खुद पर कंट्रोल कर। आर्यन ने खुद को हंसने से रोकने के लिए अपनी जीभ को काट लिया। उसका चेहरा लाल हो गया और अंत में वो हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ। इस वक्त सभी लोगों का ध्यान अभय प्रजापति पर था। अचानक आर्यन की हंसी सुनकर सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर मुड़ गया। महाजन गुस्से में था, लेकिन उसे घबराहट भी होने लगी थी। इस वक्त गोली अभय के पास थी तो अब वो उसे वापस लेने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि आर्यन ने गोली के साथ कुछ गड़बड़ की थी। इस बारे में सोच उसने तुरंत कहा, युवा मास्टर अभय, वो गोली। गुल्प। अभय ने उसे एक घूंट में निगल लिया और कहा, गोली में क्या गड़बड़ है? तभी उसने आर्यन की ओर देखा जो भीड़ में सबसे अधिक खुशी से हंस रहा था। महाजन, क्या यह सिंह परिवार का बेकार कचरा नहीं है? हाँ। आर्यन और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अभय का चेहरा बदबूदार हो गया। फिर उसने कहा, तू किस बात पर हंस रहा है? आर्यन ने अपनी सांस रोकी और कहा, हीलिंग पिल अभी कैसी लगी? अभय प्रजापति ने हंसते हुए कहा,
सबसे उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल जो एक महान हकीम के हाथों द्वारा बनाई गई, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा सा अजीब है। फिर अभय प्रजापति का लहजा बदल गया और उसने मजाक उड़ाया। इस तरह की उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल्स ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका स्वाद तुम चख भी सको। आर्यन के मुंह का कोना पीछे की ओर मुड़ गया क्योंकि वो हंस रहा था। अभय प्रजापति ने तिरस्कार से कहा, बेकार आदमी, तुम किस पर हंस रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूं। जब तुम यहां से बाहर निकलोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, आर्यन ने भावहीन रूप से कहा, लेकिन अंदर से वो अभी भी हंस रहा था। इससे पहले कि अभय कुछ कह पाता, उसका पेट गड़गड़ाने लगा। उसके बाद उसने अपने पेट को पकड़ लिया और एक दर्दनाक अभिव्यक्ति का खुलासा करते हुए कहा, आर्यन, मुझे अभी कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। अगली बार तुम मुझे मिलना मत, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी लाश को चील काव्यों के लिए छोड़ दूंगा। ओह ओह, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अचानक पापा दादा, क्या अभय को पता चल जाएगा इस गोली वाली करतूत के पीछे आर्यन का हाथ था? क्या उसे कभी पता चल पाएगा कि उसको पिटवाने के भी पीछे भी आर्यन का हाथ था? आखिर महाजन क्या कहने वाला है आर्यन से उसकी इस हरकत के लिए? अभय के नितंब से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। वहां कितनी बदबू आ रही है। धिक्कार है, अभय इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट में मल कर दिया। हाँ, तुमने सही कहा, देखो उसके नितंब पर गीले हिस्से को देखो। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अभय का चेहरा पीला पड़ गया था, वो इसे और अधिक नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। फिर उसने महाजन की ओर देखा। तुम जो गोली तुमने मुझे अभी दी थी वो जहरीली थी। महाजन ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि अब जब अभय द्वारा हील पिल पहले ही निगल ली गई थी तो उसकी जांच नहीं की जा सकती थी। इसलिए उसने कहा, युवा मास्टर अभय, आप लापरवाही से बात नहीं कर सकते। मेरी सभी गोलियां महान ग्रैंड मास्टर द्वारा बनाई गई हैं। अगर आप फिर से आर्यध्वज हॉल की प्रतिष्ठा को बदनाम करने की हिम्मत करते हैं तो मैं विनम्र नहीं होऊंगा। पापा। तभी अभय के नितंब से पॉप करने वाली आवाजों की लाइन लग गई। वो वहां और ज्यादा देर नहीं रुका और तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ भाग गया। मैं फिर से वापस आऊंगा। जब वो भाग रहा था, उसके नितंबों से फटने की आवाजें लगातार आ रही थीं। इसके अलावा उसकी पतलून के नीचे से लगातार चिपचिपा मल निकल रहा था। सभी लोग उसके पीछे हंस रहे थे। अभय, तुमको बहुत अच्छा कर लेते हो। हा हा हा, हा हा हा। यह बहुत मजेदार है। अभय प्रजापति पूरे फायर ग्लास शहर में सनसनी पैदा करने वाला है। मेरा दम घुटने लगा। हा हा हा। वहां मौजूद सभी लोग अभय का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। महाजन ने आर्यन को अंदर खींचा और कहा, हे छोटे दोस्त, आपने उस पिल में क्या मिलाया था? आर्यन ने उसे वैसी ही एक और काले रंग की गोली देते हुए कहा, मैं आधे महीने से नहाया नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चीज इतनी शक्तिशाली होगी। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य के लिए ऐसी कुछ और गोलियां बनाकर रखनी चाहिए। महाजन का चेहरा पीला पड़ चुका था। आर्यन ने पूछा, क्या आप प्रजापति परिवार से डरते हैं? महाजन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने कहा, आपको क्या लगता है कि आर्यध्वज हॉल उनसे डरता होगा? भले ही फायर ग्लास शहर के चारों स्तंभ एक साथ आ जाएं, लेकिन फिर भी वो लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर सच में किसी को डरना चाहिए तो वो आप हैं। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ कर देंगे। महाजन ने आर्यन की जांच करने के लिए किसी को नहीं भेजा था, क्योंकि उसे चिंता थी कि वो आर्यन को अपमानित कर देगा और उसे दुखी भी कर देगा। इस छोटे महान ग्रैंड मास्टर को वो खोना नहीं चाहता था। बेशक अगर आर्यन को पता चलता कि आर्यध्वज हॉल उसका पीछा कर रहा है तो वो निश्चित रूप से आर्यध्वज हॉल का साथ छोड़ देता। फिर महाजन ने तिरस्कार से कहा, इतना बदतमीज होना बंद करो। आर्यन ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको मेरी पहचान गुप्त रखनी होगी। आर्यन को दिखावा कभी भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने महाजन से उसके एक हकीम और तालिस्मानी मास्टर होने की बात को गुप्त रखने के लिए कहा था। इसके अलावा पहले से ही
वो बहुत सारी मुसीबतों में था और अब एक नई मुसीबत पैदा नहीं करना चाहता था। महाजन गंभीर हो गया और उसने कहा, चिंता मत करो, आप अभी भी आर्यध्वज हॉल पर विश्वास रख सकते हैं। हमारी ओर से आपकी पहचान हमेशा के लिए गुप्त रहेगी, किसी को भी इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। वो मूर्ख नहीं था जो आर्यन की पहचान को सबके सामने लाता। वो तो खुद यह सोच रहा था कि कहीं किसी दिन आर्यन खुद अपनी पहचान ना बता दें, क्योंकि वो उनके आर्यध्वज हॉल के लिए भी बहुत फायदेमंद था। महाजन ने आगे कहा, क्या आपको अभय प्रजापति से नफरत है? क्या उसके शरीर पर भी चोट आपके कारण लगी थी? मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले किसी ने गुप्त रूप से प्रजापति महल में घुसकर अभय को बहुत बुरी तरह से मारा। अगर श्रीधर जल्दी नहीं आता तो उसे पीट पीट कर मार दिया जाता। आर्यन ने अपने दिल में सोचा, तो रक्त शोधन संप्रदाय वालों ने अपना बदला ले ही लिया। हाँ, मानना तो पड़ेगा, वो लोग बहुत तेज हैं। फिर उसने महाजन को जवाब देते हुए कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो आधे महीने से घर में एकांत में था। आर्यन ने आज यहाँ आने के उद्देश्य के बारे में याद करते हुए स्पेस रिंग निकाली और पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस अंगूठी को बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? स्पेस रिंग। महाजन चौंक गया और उसने कहा, स्पेस रिंग खरीदने के लिए 1,50,000 खर्च करना वास्तव में इसके लायक नहीं था। मुझे इस अंगूठी की उत्पत्ति के बारे में भी यकीन नहीं है। मैंने सुना है कि इसे साहसी दल द्वारा प्राचीन मकबरे से बाहर निकाला गया था। हमने सामग्री का परीक्षण किया था, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं था। यह सिर्फ एक साधारण स्पेस रिंग है। आर्यन हैरान रह गया और उसने कहा, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि इसे एक रहस्यमय उल्कापिंड द्वारा बनाया गया था? क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? महाजन हंसा। मुझे लग रहा है कि आप जिस तरह से इस अंगूठी की सामग्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपने जरूर इसमें कुछ खास देखा होगा, वरना आप इस तरह की चीज पर भला क्यों 1.5 लाख सोने के सिक्के खर्च करते हैं, है ना? महाजन की बातों से आर्यन समझ गया था कि उसे इसकी सामग्री के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए उसने बिना उसे कुछ समझाए घमंड में कहा, आप किसी काम के नहीं हैं। एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, हाँ, एक बात और है। मुझे आपसे पूछना था कि हीरकुंडी गोली बनाने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां इस्तेमाल होता है? हीरकुंडी गोली। महाजन एक क्षण के लिए हैरान रह गया और फिर उसने कहा, यह एक उच्च श्रेणी रैंक 5 की गोली है और इस तरह की गोली दुर्लभ है। उच्च श्रेणी वाली गोलियों में भी इसकी मांग सबसे अधिक है। क्या आप सच में इसे बना सकते हैं? मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। आर्यन ने इस बार कुछ नहीं छिपाया। उसे इस पिल के बारे में अपनी यादों से पता चला था और इसकी विशेषताओं को जानता था। इस हीरकुंडी पिल से वो अपनी ट्रयू एनर्जी को तेजी से भर सकता था और अधिक मात्रा में भर सकता था, लेकिन उन यादों में इसे बनाने का कोई नुस्खा नहीं था। क्या आपके पास इस गोली को बनाने का नुस्खा है? केवल यह जानना कि गोली बनाने के लिए किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है काफी नहीं था, उसके लिए गोली बनाने का नुस्खा भी होना जरूरी था, ताकि गोली को जल्दी से जल्दी बनाया जा सके और सही ढंग से बनाया जा सके। महाजन पहले तो उत्साहित था, लेकिन फिर उसकी भौहें फिर से कस गईं और उसने कहा, हमारी अमृत दुकान में इसका नुस्खा है तो सही, लेकिन एक पल आपको यहीं रुकना होगा। मैं पहले अपनी मिस से पूछूंगा, अगर वो इसके लिए मान गई तो यह समझो नुस्खा आपका हुआ। आर्यन ने कहा, आप निर्णय भी नहीं ले सकते? फिर मैं बस आपकी यंग मिस से बात करूंगा। मैं आपकी यंग मिस का असली रूप भी देखना चाहता हूं। महाजन ने कहा, यंग मिस अभी किसी खास मेहमान से मिल रही हैं, तो वो अभी किसी और से नहीं मिल सकती हैं। इसके बाद महाजन मुड़ा और अपनी दुकान के अंदर चला गया। मैं सिर्फ तालिस्मानी कागज बनाने वाले महान गुरु से मिलना चाहती हूँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है जिसे मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, वही मेरी इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेघना दीदी, कृपया अपनी इस छोटी बहन के लिए वर्षा दीदी की मदद कर दे। वो इस समस्या के कारण आधे महीने से ठीक से सो तक नहीं पाई है। तारा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती,
लेकिन हमारे आर्यध्वज हॉल के रूल्स के मुताबिक हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तारा ने उस मेघना नाम की लड़की का हाथ पकड़ा और उसे हिलाते हुए कहा, मेघना दीदी मान जाइए ना, मैं आपसे भीख मांगती हो, और हाँ, मैं अपने पिताजी कहकर आपकी इस ब्रांच से ढेर सारी जड़ी बूटियों भी खरीदने के लिए कह सकती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर अपलोड सून। फॉर मोर अपडेट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इफ यू रीड मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी देन प्लीज गो माई लाइब्रेरी एंड रीड स्पिरिट वर्ल्ड इमॉर्टल गॉड सिस्टम। क्या आर्यन को मिल पाएगा रैंक 5 की हीरकुंडी गोली का नुस्खा? और आखिर कौन थी मेघना और तारा उससे किस तालिस्मानी मास्टर से मिलवाने के लिए कह रही थी? आखिर क्या होगा आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और हम कमेंट भी जरूर करिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।